बच्चों, आज हम बायोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिससे नीट के अंदर लगातार एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो टॉपिक है प्लांट डाइवर्सिटी की हम यहाँ बात करने वाले हैं बच्चों। डाइवर्सिटी के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। सर, यहाँ पर अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि डाइवर्सिटी और टैक्सोनॉमी सेम है या इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो डाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी बोथ आर सिनोनिमस। आप कोई भी बुक उठा के देखें, इवन एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो ऑथर ने डाइवर्सिटी और टैक्सोनॉमी को सिनोनिमस वर्ड की तरह यूज किया है। कहीं भी उसने डाइवर्सिटी लिखा है, कहीं भी उसने टैक्सोनॉमी लिखा है, लेकिन हम फर्क करना चाहें, दे हैव प्रॉपर डिफरेंस। डाइवर्सिटी एक इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड है जिसे एक आम आदमी इस्तेमाल करता है डिफरेंट थिंग्स को बताने के लिए। ये डिफरेंट थिंग्स बच्चों कुछ भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप के कलर्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हो सकते हैं। तो एक आम आदमी डिफरेंट थिंग्स को बताने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल करता है वो है डाइवर्सिटी। वहीं टैक्सोनॉमी की बात करूं तो टैक्सोनॉमी एक साइंटिफिक डिक्शनरी का वर्ड है जिसे एक साइंस पढ़ने वाला बच्चा काम में लेता है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं साइंस, साइंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। आपको बता दूं, बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ और लाइफ से रिलेटेड फिनोमेना की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। आपको यह भी बता दूं, टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। जब बायोलॉजी में हम लिविंग की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली टैक्सोनॉमी भी हम स्ट्रिक्टली लिविंग के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर फर्क करना चाहें तो एक फर्क अपने सामने आता है, वो ये डाइवर्सिटी का मतलब इट मे बी लिविंग, इट मे बी नॉन लिविंग और इट मे बी बोथ। वहीं अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी वर्ड स्ट्रिक्टली रिलेटेड विद लिविंग ओनली। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि बच्चों मैं आपको टैक्सोनॉमी भी पढ़ा रहा हूं, या ये मैं कहूं कि मैं आपको डाइवर्सिटी पढ़ा रहा हूं, तो दोनों में से कौन सा वर्ड ज्यादा सही है? आप इन दोनों में से बेटर वर्ड यूज करें तो आप बात करेंगे कि हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बच्चों टैक्सोनॉमी की, क्योंकि हम यहाँ डील कर रहे हैं बायो के स्टूडेंट्स को, और बायो के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली यहाँ पर पढ़ेंगे प्लांट टैक्सोनॉमी को। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी का अगर छोटा सा ब्रेकअप मैं आपके सामने रखूं तो टैक्सेस का मतलब अरेंजमेंट, नॉर्म्स का मतलब लॉ या रूल्स। सर्टेन रूल्स या लॉ को काम में लेते हुए जब हम स्टडी करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अरेंजमेंट की तो उसे हम बोलेंगे टैक्सोनॉमी। बच्चों, टैक्सोनॉमी को अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक स्टेटमेंट बनाया। इट इज नॉट ए डेफिनेशन, इट इज ए स्टेटमेंट जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है। किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। अगर आपने इसको ध्यान से सुना है तो आपको पता चलेगा इसमें दो वर्ड हैं जो आपके सामने आए। पहला है पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया वो एरिया होता है जिसकी हमने लिमिटेशंस मार्क कर रखी है। वो कुछ भी हो सकता है बच्चों। याद करो, आपके घर के सामने जो गार्डन है उस गार्डन के चारों तरफ बाउंड्रीज बनी हुई हैं। ये बाउंड्रीज क्या है? उस गार्डन का एरिया है। तो पर्टिकुलर एरिया वो एरिया होता है जिसकी हमने लिमिटेशंस मार्क कर रखी होती है। वो कुछ भी हो सकता है, वो एलियन प्रेमाइसेस हो सकता है, या फिर हम बात करें कोटा में है तो कोटा की भी प्रेमाइसेस, कोटा की जो बाउंड्रीज है वो क्लियर कट है, तो वहां पर हम कहेंगे कि कोटा की हम टैक्सोनॉमी स्टडी कर रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि राजस्थान की हम स्टडी कर रहे हैं, किसकी? टैक्सोनॉमी की। और ऐसा भी कह सकते हैं कि हम इंडिया की भी बात कर सकते हैं। बच्चों, आप याद करो, इंडिया को हमने बॉर्डर बनाई हुई है जहां हमारा एरिया है, पर्टिकुलर एरिया जिसको हम बोल रहे हैं इंडिया। तो हम इंडिया की भी अगर प्लांट्स की या एनिमल्स की स्टडी करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमने इंडिया की टैक्सोनॉमी की स्टडी की। तो पर्टिकुलर एरिया का मतलब है वो एरिया जिसकी हमने लिमिटेशन मार्क कर रखी। दूसरा, इसमें मिलने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तक आप दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं, एक को बोलते हैं प्लांट्स और दूसरे को बोलते हैं एनिमल्स। तो अगर मैं ये कहूं किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कहलाएगी टैक्सोनॉमी कहलाएगी बच्चों। अगर मैं कहूं किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले प्लांट की स्टडी, देखो उसे हम बोलेंगे बच्चों प्लांट टैक्सोनॉमी। क्या हो जाएगी बच्चों? वो प्लांट टैक्सोनॉमी हो जाएगा। और किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले एनिमल की स्टडी, ऑब्वियसली आप क्लियर कट समझ गए होंगे कि उसे हम बोलेंगे क्या? एनिमल टैक्सोनॉमी, क्योंकि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? वहां पर एनिमल्स की स्टडी करें उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर तक बच्चों हम प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में आपसे बात करेंगे। अब बात ये आती है किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमने किसी पर्टिकुलर एरिया में टैक्सोनॉमी की स्टडी कर ली। बिल्कुल,
कुछ पॉइंट्स है बच्चों जिनके रिगार्डिंग जिनको हम कंसीडर करके उस पर्टिकुलर एरिया की टेक्सोनॉमी स्टडी करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है बच्चों कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन। देखिए कैरेक्टराइजेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप यदि पहचानना चाहते हैं तो उसमें उसके आप कैरेक्टर्स नोट करेंगे। जैसे सपोज करिए आप जंगल में गए और वहां पर आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म दिखाई दिया तो सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसके कुछ कैरेक्टर्स को नोट डाउन करेंगे या फिर माइंड में रिकॉल करेंगे। सपोज करिए उस ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स हैं आपके ब्रेन में ऑलरेडी एग्जिस्ट है और उसका नाम आप जानते हैं। यानी दो ही कंडीशन वहां पर हो सकती है, या तो उस ऑर्गेनिज्म का आप नाम जानते होंगे या हो सकता है कि उन कैरेक्टर्स के बेसिस पर आपको कोई नाम रिकॉल ना हो। सपोज करिए आप उस ऑर्गेनिज्म को जानते हैं तो ऑब्वियसली उसका नाम तो रखा जा चुका है, लेकिन यदि आपके ब्रेन में उन कैरेक्टर से रिलेटेड कोई नाम नहीं आता है देन कुछ सर्टेन रूल्स इंटरनेशनल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप उसका नाम देंगे। जैसे सपोज करिए मैं बात करता हूं कैरेक्टराइजेशन की। सबसे पहले आप फॉरेस्ट में गए, फॉरेस्ट में जाने के बाद में आपने वहां पर एक बहुत भारी भरकम ऑर्गेनिज्म देखा। उस ऑर्गेनिज्म के बहुत बड़े बड़े कान हैं, एक छोटी सी टेल और एक लंबी सी सूंड है। क्या आप उसे आइडेंटिफाई कर सर आप एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल, क्योंकि उस कैरेक्टर से रिलेटेड आपके ब्रेन में नाम एग्जिस्ट करता था, दैट्स वाई आपने उस ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया। दूसरा एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। सपोज करिए आप उसी जंगल में हैं और आपको एक रस्सी के जैसा ऑर्गेनिज्म दिखाई दिया जो कि रेंग रेंग कर चल रहा है। देन सर आप स्नेक के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आप क्योंकि इन कैरेक्टर से रिलेटेड भी आपके ब्रेन में नाम एग्जिस्ट करता है तो आपने नाम दे दिया। लेकिन सपोज करिए एक बोतल के जैसा ऑर्गेनिज्म है जिसके छोटे छोटे से कान हैं, जंप करके चलता है और एक लंबी सी टेल उसके पास प्रेजेंट है। देन ट्राई टू आइडेंटिफाई। सर आई एम नॉट श्योर, लग तो रैबिट रहा है लेकिन मेरे को लगता नहीं है शायद ये रैबिट। देखिए सर, हाँ लग तो रैबिट रहा है, मींस क्यों? क्योंकि मैंने उसके कान बड़े नहीं कान छोटे बताए हैं और पूंछ जो टेल है वो छोटी नहीं मैंने बड़ी टेल बताई है। देन कैरेक्टर्स कुछ रिजेंबल कर रहे थे, देन उससे रिलेटेड नाम तो आपके ब्रेन में आया, बट सारे के सारे कैरेक्टर्स मैच नहीं किए, इसी की वजह से आप उसे एक पर्टिकुलर नाम नहीं दे पाए। देन उसके किसी एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को बेस बनाकर आप उस ऑर्गेनिज्म का नाम देंगे। वेरी गुड सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एंटर होने के बाद हमें जो भी ऑर्गेनिज्म मिलेगा हम उसके कैरेक्टर को नोट करेंगे। बिल्कुल। कैरेक्टर को नोट करने के बाद में दो बातें होंगी, यदि कैरेक्टर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में होगी तो नाम निकल के आएगा, और अगर नहीं है तो जो कैरेक्टर हमने नोट किए उनमें से किसी एक कैरेक्टर को बेस बना करके हम उसे नाम देंगे। तो यानी यहां पर हमने क्या किया है बच्चों, जनरल कैरेक्टर्स को नोट डाउन किया है। और बच्चों नाम देने में हम सर्टेन इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स सेकंड प्रॉपर्टी इज नेमिंग। नेमिंग करेंगे बच्चों। एंड थर्ड पॉइंट की यदि हम बात करें देन थर्ड पॉइंट आता है बच्चों क्लासिफिकेशन। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी आर गोइंग फॉर द क्लासिफिकेशन। जब हमने उस ऑर्गेन को नाम दे ही दिया है देन उसको तो हम आसानी से पहचान जाएंगे क्योंकि उसके कैरेक्टर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं और उसका नाम हमारे पास प्रेजेंट है। सो व्हाई वी आर गोइंग फॉर क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन आता है सर कि क्लासिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं? तो क्लासिफिकेशन के पीछे रीजन ये है, उसे हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे जिससे कि इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम उसको इजिली आइडेंटिफाई कर पाए। इसके लिए हमें उसे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना जरूरी है। जैसे सपोज करिए मेरे पास कोई 5 ऑर्गेनिज्म है, उन 5 ऑर्गेनिज्म में मेरे पास 2 एनिमल हैं और 3 प्लांट्स है। देन मैंने क्या किया है सर? मैंने किया है क्लासिफिकेशन। किस बेसिस पर? प्लांट्स और एनिमल, 2 मैंने ग्रुप बना दिए। अब मुझे प्लांट और एनिमल में आइडेंटिफाई करने में मुझे थोड़ी सी 5 ऑर्गेनिज्म में आसानी हो गई। मैंने बोला कि 2 एनिमल है और 3 प्लांट है। अब मैंने फिर दूसरा क्राइटेरिया यूज किया और दूसरा क्राइटेरिया मैंने क्या यूज किया है कि जिसमें फ्लावरिंग है उनको अलग कर देते हैं और जिसके अंदर फ्लावरिंग नहीं है उनको हम अलग कर देते हैं। सपोज करिए एक प्लांट के अंदर फ्लावरिंग हो रही है और 2 के अंदर फ्लावरिंग नहीं है, तो मैंने सेकंड क्राइटेरिया यूज करके एक छोटे से ग्रुप में डिवाइड किया और वो ग्रुप क्या हुआ? फ्लावरिंग प्लांट्स अलग, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स अलग। तो इस बेसिस पर मैंने उनको क्लासिफाई किया। तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के अंदर अब मैं उसे आसानी से
याद कर पाऊंगा। अब मुझे ज्यादा नहीं याद कर रहा, मुझे तो केवल उस ग्रुप के कैरेक्टर याद करने हैं। यदि मुझे उस ग्रुप के कैरेक्टर याद है तो ऑब्वियसली मुझे उस ऑर्गेनिज्म के भी तो कैरेक्टर याद होंगे। यानी यूनिवर्स में अभी तक यदि नॉन डाइवर्सिटी की बात करें, नॉन टाइप ऑफ स्पीसीज की बात करें, तो लगभग 18 लाख के आसपास स्पीसीज हैं। सबको रिकॉल कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम ग्रुपिंग करते हैं। दैट मीन्स थर्ड पॉइंट क्या हुआ हमारा, ग्रुपिंग। तो इसका मतलब सर हमारे पास में टैक्सोनॉमी की एक ऑफिशियल डेफिनेशन आ गई है कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन को डील करती है, उसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। अच्छा सर, बच्चों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है, क्लास में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जब हमें किसी प्लांट का नाम ही देना है, सपोज करो अननोन ऑर्गेनिज्म है, उसका हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, तो सीधे सीधे उसके पास जाए और उसे एक नाम दे दे, छुट्टी। इतना लंबा प्रोसीजर, करेक्टराइजेशन करो, नॉमेनक्लेचर करो, और फिर एक लेंथी टास्क क्लासिफिकेशन, इतना लंबा जाने से बढ़िया केवल नाम दो और देन फिनिश। वेरी गुड सर। ये बच्चों से के जरिए पूछे जाने वाला क्वेश्चन मेरे सामने भी फेस हुआ है। आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम टैक्सोनॉमी की स्टडी इन पॉइंट्स में ही क्यों कर रहे हैं। इसके लिए हम अपने कुछ एम को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए आइए, जैसा कि आपको बताया कि टैक्सोनॉमी के अंदर हम बात कर रहे हैं कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन की। इन स्टेप्स को फॉलो करके ही हम पर्टिकुलर एरिया में ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्यों करते हैं। आपको बताऊं, इस अर्थ पर अभी तक 17 to 18 लाख टाइप लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड है। टाइप मीन्स स्पीशीज, जैसे मैं, आप, सर, हम सब एक टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन या होमो सेपियन सेपियन। इस तरह से 17 से 18 लाख टाइप की स्पीशीज इस अर्थ पर आज तक नोन है। इमेजिन करके देखें सर, अगर एक स्पीशीज या एक टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम कितने कैरेक्टर रिक्वायर्ड होंगे। हम बात करें एक टाइप ऑफ स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 कैरेक्टर्स को तो हम यूज करेंगे। तो पहला पॉइंट, कैरेक्टराइजेशन में हमने जनरल कैरेक्टर को नोट किया और एक टाइप, एक स्पीशीज के 10 कैरेक्टर ले, तो 18 लाख इंटू 10, क्या इतने कैरेक्टर लर्न करना संभव है? नहीं। ए वेरी टिपिकल टास्क। फिर हमने क्या किया, जो कैरेक्टर हमने नोट किया उनमें से किसी एक कैरेक्टर को बेस बना करके हमने उस ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया। क्या इतने नाम याद करना संभव है? 80 लाख नेम क्या याद कर पाएंगे क्या? वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड टिपिकल टास्क, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहीं। फिर हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन थी उन सारी इंफॉर्मेशन को हमने काम में लिया और इन 18 लाख टाइप लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2, 3, 4, 5 और 6 ग्रुप में डिवाइड किया। क्या ये 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप लर्न करना संभव है? हाँ बिल्कुल। देखिए 2 ग्रुप को आप बड़ा इजीली याद कर पाएंगे, 3 को, 4 को, 5 को और 6 को तो याद कर पाना 80 लाख के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा इजी टास्क है बच्चों। आपको बता दूं, ये 2, 3, 4, 5, 6 मैंने क्या लिखा है, ये है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे दिया था लिनियस ने प्रपोज किया था बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हैकल साहब ने प्रपोज किया था। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कोपलैंग। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन proposed by R.H. Whittaker और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वोज साहब ने इनको प्रपोज किया था। तो आप देख सकते हैं बच्चों, 18 लाख टाइप लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे टिप पर आ गए और इन सारे के सारे क्लासिफिकेशन में आज के डेट में सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन, सबसे अच्छा मैक्सिमम बुक्स जिसको फॉलो करती हैं, आपके एग्जाम में जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो है बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ R.H. Whittaker। R.H. Whittaker ने 18 लाख टाइप लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड किया जिनके नाम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। 18 लाख टाइप लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों आपके टिप पर आए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इन्हें लर्न करना आसान। तो आप देख सकते हैं टैक्सोनॉमी के इन 3 पॉइंट्स में हमने 2 एम पूरे किए। कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर को करके हमने पहला एम पूरा किया, वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। और जब हमने क्लासिफिकेशन किया तो हमने दूसरा एम पूरा किया, वो था स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो सर जब बच्चे मेरे से पूछते हैं तो मैं ये बात उनको बताता हूं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एंटर होने के बाद हम इन स्टेप्स को क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इन स्टेप के जरिए हम टैक्सोनॉमी में 2 एम पूरे कर रहे हैं। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म और सेकंड स्टडी कर रहे हैं बच्चों उस पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म की। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक्स की। आपको बता दूं सिस्टमेटिक वर्ड लीनिस ने दिया था, जो कि लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड
से बड़े इंस्पायर थे जिसका नाम था सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको बताऊं, लिनियस इस वर्ड से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक का टाइटल भी इसी के नाम पर रखा और वो था सिस्टेमा नेचुरी। अब बात करते हैं लिनियस ने सिस्टमेटिक्स के बारे में क्या बात की। सिस्टमेटिक्स इंक्लूड्स, और बेटा वही पॉइंट्स हैं जो हम टैक्सोनॉमी में पढ़ के आए हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन, सेकंड पॉइंट आता है नोमेनक्लेचर एंड थर्ड पॉइंट आता है बच्चों क्लासिफिकेशन। ये तो तीन पॉइंट तो बिल्कुल सेम है, बट फोर्थ जो डिफरेंट पॉइंट है वो है बच्चों एफिनिटीज। व्हाट आर द एफिनिटीज? एफिनिटीज होती है बच्चों इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दैट मींस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। कौन पहले आया, कौन बाद में आया, किन के बीच में क्या सिमिलरिटीज है। जिनमें सिमिलरिटीज होगी उनको पास पास रखेंगे और जिनके अंदर डिसिमिलरिटीज होगी उनको दूर दूर रखा जाएगा। यानी क्लासिफिकेशन करते हुए हम एफिनिटीज का बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखते हैं, जिससे कि हम जो क्लोज रिलेशनशिप शो करते हैं, जिनके बीच में इंटरेक्शन मींस जिनके बीच में कैरेक्टर्स कॉमन है, उनको एक ग्रुप में रखेंगे और जिनके बीच में डिसिमिलरिटीज है उनको अनदर ग्रुप में प्लेस कर दिया जाता है। इट मीन्स एक ही ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म को रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर उन्हें शफल करना। जिनमें मैक्सिमम सिमिलरिटीज है उन्हें पास पास और जिनमें कम सिमिलरिटीज उन्हें दूर दूर। फॉर एग्जांपल आरएच विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में अगर हम किंगडम प्लांटी को लें तो आप देखेंगे किंगडम प्लांटी के अंदर 5 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। ये थे एल्गी की बात करेंगे बच्चों, देन ब्रायोफाइट्स हैं, देन टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। जैसा कि मैंने बताया एक ही ग्रुप में जितने ऑर्गेनिज्म को रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर उन्हें शफल करना। जब एल्गी के कैरेक्टर को ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो के कैरेक्टर से कंपेयर किया तो एल्गी ने मैक्सिमम रिजेम्बलेंस दिखाई। देखिए मैक्सिमम रिजेम्बलेंस जो एल्गी है वो ब्रायोफाइटा के साथ में शो करता है बच्चों। इसी तरह से ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉमन है एंड सेम ऐसे ही हम फॉलो करते जाते हैं। टेरिडोफाइटा के कैरेक्टर्स जिम्नोस्पर्म के साथ में ज्यादा मैच करते हैं और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मोर और लेस बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज की हम बात करते हैं। जब आपने इन सारे के सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को कंपेयर किया तो पता चला इन सब में एल्गी सबसे प्रिमिटिव है और एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस है। जब आप इस तरह से अरेंज करते हैं तो आप देखेंगे किंगडम प्लांटी के 5 ग्रुप ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर में अरेंज हो गए जिस ऑर्डर में अर्थ पर आए। सबसे पहले आई एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइट, उसके बाद टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। तो अभी तक जो मैंने आपको टैक्सोनॉमी में 2 एम बताए थे, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, दूसरा था स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। अब एफिनिटीज को ऐड होते ही इसमें तीसरा एम जनरेट हुआ, वो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों टैक्सोनॉमी के अंदर सिस्टमेटिक को जब हम ऐड करते हैं तो इसके अंदर एक तीसरा एम हमारा पूरा होता है, वो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी की। हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले सिस्टमेटिक की, जैसा कि आपको सर ने बताया लिनियस ने दी। लिनियस 1707 में पैदा हुए और 1778 में एक्सपायर हुए। लगभग 250 साल पुरानी बात थी। इन 250 सालों में अगर मैं आज की बात करूं आपसे तो टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज साइंस के अंदर होने लगा। कंप्यूटर, वेल एस्टेब्लिश बायोटेक लेबोरेटरीज, माइक्रोस्कोप, तब हमने बनाई मॉडर्न टैक्सोनॉमी। बच्चों मॉडर्न टैक्सोनॉमी में शुरू वहीं से होती है। सबसे पहले एक्सटर्नल कैरेक्टर को काम में लेते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, बार, इन्फ्लोरेसेंस। इसके अलावा हम इंटरनल स्ट्रक्चर को भी काम में लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में जैसे एनाटॉमी हो गई। इसके साथ में और किन कैरेक्टर्स को हम काम में लेंगे? जैसे बात करते हैं बच्चों, हम यूज करेंगे यहाँ पर साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की, यानी हम सेल लेवल पर स्टडी करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर यदि हमें उसे आइडेंटिफाई करना है, देन हम यूज कर सकते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेसेस की। डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या होता है बच्चों? ये हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज, एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, एंडोस्पर्म की स्टडी करते हैं, ओव्यूल की स्टडी करते हैं बच्चों इस ब्रांच के अंदर। और बच्चों हम बात करते हैं फाइटोकेमिस्ट्री की। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो ऑब्वियसली आप यहां पर ध्यान देंगे तो फाइटो मींस प्लांट की केमिस्ट्री, यानी उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं, केमिकल प्रोसेसेस कौन कौन से चल रहे हैं, उसकी स्टडी को हम कौन सी ब्रांच के अंदर करेंगे बच्चों? फाइटोकेमिस्ट्री की, यानी बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्लांट्स इज नोन एज फाइटोकेमिस्ट्री। और बच्चों हम यहां पर देखते हैं इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स, और इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट के साथ में किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करते हैं हम किसके अंदर? मॉडर्न टैक्सोनॉमी को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम यूज करेंगे इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस का।
वेरी गुड। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी को हम बायोसिस्टमेटिक, न्यू सिस्टमेटिक या नियो सिस्टमेटिक के नाम से भी जानते हैं। ये सिनोनिमसली यूज होती है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे मेरे से अक्सर क्लास में पूछते हैं वो ये कि सर किसी भी फील्ड फॉरेस्ट एरिया में एंटर होने के बाद हम किसे यूज करेंगे, सिस्टमेटिक को या न्यू सिस्टमेटिक को? देखिए, किसी भी फील्ड फॉरेस्ट में एंटर करने के बाद चीप एंड बेस्ट क्या होगा? चीप एंड बेस्ट है सिस्टमेटिक्स। क्यों सर? क्योंकि वहां पर आपको क्या चाहिए? एक कॉपी चाहिए और एक पेन चाहिए, और ज्यादा ही जरूरत पड़ी तो एक मैग्नीफाइंग लाइन से ही आप काम चला लेंगे। यानी चीप एंड बेस्ट क्या है? सिस्टमेटिक्स है, उसका आप यूज करेंगे। और जब आप सिस्टमेटिक्स में सपोज करो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इवन जनरा तक भी आप आसानी से पहुंच जाएंगे। उसके बाद में आपको जहां कहीं भी प्रॉब्लम आएगी, किस लेवल पर आने वाली है सर? इंट्राजेनरिक लेवल पर प्रॉब्लम आएगी। और उन इंट्राजेनिक लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इन डिफरेंट ब्रांचेस का यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फील्ड फॉरेस्ट एरिया में एंटर होते ही हम सबसे पहले काम मिलेंगे सिस्टमेटिक्स को। जब प्रॉब्लम आएगी तब हम जाएंगे मॉडर्न टैक्सोनॉमी या बायोसिस्टमेटिक, नियो सिस्टमेटिक या न्यू सिस्टमेटिक्स पर। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप की हम बात करें टैक्सोनॉमी के अंदर। आपकी एनसीईआरटी ने 2 ही टाइप के बारे में डिस्कस किया है, इसलिए हम आपके सामने सिर्फ वो 2 ही टाइप रख रहे हैं। एक को बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी, दूसरे को बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। और भी बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया एनसीईआरटी के अंदर जो दिया है हम वहीं तक रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही बनना है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे साइटोटैक्सोनॉमी। और देखिए, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, साइटो मीन्स होता है सेल और टैक्सोनॉमी मीन्स यानी टैक्सोनॉमी की वो ब्रांच जहां पर प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आप साइटोलॉजी का यूज करते हो, देन दिस ब्रांच इज नोन एज साइटोटैक्सोनॉमी। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस। और वो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस क्या होती है बच्चों? क्रोमोसोम्स का नंबर क्या है, कोई 2 ऑर्गेनिज्म है, आप जेनरिक लेवल तक बिल्कुल पहुंच गए, सेम टू सेम है, और आपको उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस नजर आए तो आप कहां पर जाएंगे? साइटोटैक्सोनॉमी पर जाएंगे। और सबसे पहले आप उसके अंदर क्या चेक करेंगे कि उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या दोनों स्पीसीज में सेम है। दूसरी बात आप देखेंगे क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर को, और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आप देखेंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की पोजीशन चेक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कितने क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा, हम यहां पर चेक करेंगे बच्चों क्रोमोसोम्स के बिहेवियर के बारे में, यानी जब वो एनाफेज मूवमेंट शो करते हैं अपोजिट पोल पर, जब क्रोमोसोम्स जाते हैं बच्चों, वी, जे, एल, आई डिफरेंट शेप्स के क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, तो वो स्टडी भी साइटोटैक्सोनॉमी में यूज की जाती है। इसी तरह से बच्चों होती है कीमोटैक्सोनॉमी। नाम से पता चल रहा, कीमो का मतलब केमिकल, टैक्सोनॉमी का मतलब आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और एफिनिटीज की स्टडी। जब आप अच्छे से तरह जानते हैं कि हर प्लांट के अंदर एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, एक पर्टिकुलर फ्रेगनेंस होती है, और ये टेस्ट और फ्रेगनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसके अंदर मिलने वाले केमिकल। तो जब इन केमिकल को बेस बना करके हम चारों पॉइंट को कवर करते हैं तो इसे बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। केमिकल कौन कौन से होते हैं मेनली आप जानते हैं? एल्कलॉइड्स हैं, कैरोटेनॉइड्स हैं, टैनिन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड्स वगैरह वगैरह। बच्चों कहने को तो ये कीमोटैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी है, लेकिन आपको बता दूं इन दोनों के बिहाफ पर कभी भी फुल फ्लैश टैक्सोनॉमी नहीं की जाती। इनका इस्तेमाल टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किया जाता है। जैसा कि सर ने आपको बताया, ये टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा लोअर लेवल पर आती है, जैसे जेनरिक और इंफ्राजेनरिक, मतलब जीनस और स्पीशीज लेवल पर टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इन दोनों ब्रांच को काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं कुछ इंफॉर्मेशंस के बारे में आपसे, जैसा कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज आज तक जो डिस्क्राइब है और नोन है वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था 70 to 18 लाख इज इक्वल टू 1.7 to 1.8। इसका भी एक छोटा सा ब्रेकअप मैं आपको दूं, इसमें से 1.2 मिलियन एनिमल्स है, मीन्स 12 लाख, और 0.5 मिलियन प्लांट्स है, मतलब 5 लाख प्लांट्स। इसके अलावा कभी आपसे एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज ए प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी? बिल्कुल, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स। बच्चों यहां पर हमने देखा कि टोटल नंबर
ऑफ टाइप स्पीसीज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज कितनी अर्थ पर, अभी तक अर्थ पर तो बहुत सारी हैं, बट अभी तक नोन डिस्कवर्ड ह्यूमन बीइंग ने कितने डिस्कवर की है, वो है 17 to 18 lakhs। और सर यहां पर बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ऐसा ही क्यों हुआ कि प्लांट्स कम डिस्कवर हुए, एनिमल इतने ज्यादा डिस्कवर हो गए हैं। लंबे समय तक ह्यूमन को ऐसा लगता था कि मेरे को अगर इस अर्थ पर जिंदा रहना है तो मेरी बेसिक नीड को पूरा करने का काम एनिमल्स का है। लेकिन एनिमल और प्लांट में एक बेसिक डिफरेंस था। एनिमल का रिप्रोडक्टिव रेट प्लांट के रिप्रोडक्टिव रेट से कम होता है। इसलिए अगर एक पर्टिकुलर एरिया में सपोज कर 1000 डियर हैं, अगर आप उनको मार के खाते हैं तो आपको मार कर खाने में हार्डली 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन लगेंगे, लेकिन उनको वापस उसी नंबर में पहुंचने में 1 साल लगेगा। उसके रेस्पेक्ट में अगर हम प्लांट को खाएंगे या उनका यूज करेंगे तो उनका रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा होता है, कम टाइम ड्यूरेशन में हमको क्रॉप ज्यादा मिलती है। इसी वजह से लंबे समय तक ह्यूमन ने एनिमल पर डिपेंडेंसी रखी, इसलिए एनिमल ज्यादा डिस्कवर्ड हुए और अब प्लांट के ऊपर काम किया जा रहा है। अच्छा, बच्चे अक्सर एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि सर जितने डिस्कवर हुए हैं क्या इतने प्लांट एनिमल क्या सफिशिएंट नहीं है क्या, क्यों हम और ज़्यादा डिस्कवरी, इतना ज़्यादा हम मनी, इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं टू डिस्कवर द प्लांट्स, टू डिस्कवर द एनिमल, और लाइफ भी इतनी ज़्यादा रिस्की हो जाती है। कुछ जंगल में जाने के बाद तो हो सकता है जंगली जानवर साइंटिस्ट को ही खा जाएं, तो इतना ज़्यादा रिस्क हम क्यों ले रहे हैं, क्यों हम नए नए प्लांट, नए नए एनिमल्स को डिस्कवर करने पे बायोडाइवर्सिटी को और टिपिकल बना रहे हैं, इन द सेंस बच्चों के लिए तो और ज़्यादा टिपिकल होता जा रहा है सर। ये बात हमें बहुत पहले समझ में आ गई थी। हम इस अर्थ के सबसे एडवांस और डेवलप ऑर्गेनिज्म हैं और हमें अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हर हालत में हमारे साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट के साथ में जो भी ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहा है उसके बारे में जानना जरूरी है, इसलिए। अच्छा, यानी या तो हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए कि यानी जो भी एनिमल्स हैं उनसे हम क्या क्या रिसोर्स गेन कर सकते हैं, या तो एक रीजन ये हो सकता है, बिल्कुल, या दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि सर कहीं ना कहीं हमारे मन में कोई डर तो नहीं है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म अर्थ पर हो और वो अपना नंबर इतना ज्यादा बढ़ा ले कि जो भी हमारे फूड रिसोर्सेज है एक दिन वो उनको हाईजैक कर ले और कल हम लोगों को एनवायरमेंट से छुट्टी कर दें। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। इसीलिए हमने नेशनल पार्क, रिजर्वायर, सेंचुरीज बनाई है। किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कम हो रहा हो तो हम उसे बढ़ाएं, और अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एरिया में तेजी से बढ़ रहा हो तो हम उसे कम भी कर पाएं और इस अर्थ पर एक बैलेंसिंग क्रिएट करें। यानी हम फूड चेन और फूड वेब का भी स्पेशली ध्यान रखते हैं इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में, जिसकी हमने बात की थी बच्चों। फूड चेन बैलेंस है कि नहीं है, यदि वो इम्बैलेंस हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है इस चीज के लिए। अभी हम बात करते हैं बच्चों मैक्सिमम डाइवर्सिटी। यदि बात करें अर्थ पर कहां प्रेजेंट है तो वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यदि इंडिया में हम बात करें वो है अंडमान निकोबार के अंदर, असम के अंदर आप देख सकते हैं, मेघालय में देख सकते हैं, वेस्टर्न घाट के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहां पर मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलने के कुछ रीजंस हैं, जैसे कि कुछ रीजन जैसे हेवी रेनफॉल होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता। किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए बेस्ट एनवायरमेंटल कंडीशन अगर कहीं पर मिलती है तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और आप अच्छी तरह जानते हैं सर, जिस जगह पर प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा होगा उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले कंज्यूमर्स भी ज्यादा होंगे, और कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर जब दोनों ज्यादा हैं तो इसीलिए तो हमने बोला कि यहां पर स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाए, वेयर द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, वेयर इज द मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट, देन आंसर विल बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और बच्चों एक और क्वेश्चन का आप ध्यान देंगे, ये पूछा जाता है सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां पर प्रेजेंट है, देन क्वेश्चन का आंसर आता है कोरल रीफ। और बच्चों ये बनी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई चट्टाने हैं जो कि सी के अंदर प्रेजेंट है, एक्वाटिक एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो ये है सेकंड मोस्ट जहां पर मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी सेकंड नंबर पर मिलती है बच्चों, वो है कोरल रीफ्स। और मैक्सिमम बात करें तो वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी आर फाउंड, और सर अगर पहला ऑप्शन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो और दूसरा ऑप्शन कोरल रीफ हो तो सर आंसर ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां मिलती है, तब देखो बच्चों यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको ध्यान देना, एक्वेटिक वर्ड का जहां पर यूज किया गया है, देन आंसर विल बी कोरल रीफ्स। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी तो कोरल रीफ्स के अंदर ही मिलती है।